हेलो बच्चा लोग। तो बच्चा लोग, आप लोगों का स्वागत है लेक्चर नंबर 2 में, यूनिट इन डायमेंशंस के लेक्चर नंबर 2 में। तो अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1 देखा था, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 2। सिग्मा बैच का लेक्चर नंबर 2 है। तो आई होप आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा और लेक्चर नंबर 1 आप सभी को समझ में आया होगा। तो सभी बच्चे अभी तक लेक्चर नंबर 1 देख चुके होंगे। तो लेक्चर नंबर 1 जिसने देखा है, तो अभी तक आपने देखा कि भैया साइंस क्या होता है। तो सभी ने गौर से सभी ने समझा था कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट। ठीक है, सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू नो समथिंग। फिर साइंस के बाद हमने देखा कि फिजिक्स क्या होता है। फिर फिजिक्स के बाद हमने देखा कि फिजिक्स को समझने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। और पूरी फिजिक्स में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ने वाले हो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये जितने भी हैं ये सब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं और आप इन सभी को पढ़ने वाले हो। फिजिकल क्वांटिटीज आपकी 3 तरीके की होती हैं, फंडामेंटल, नॉन फंडामेंटल और आपकी सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री हमने 2 ली थी, जिसमें इसकी एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल थी। एक की यूनिट थी रेडियन और एक की थी स्टेरेडियन। इतनी बात आप सभी को गौर से समझ में आ गई। बहुत बढ़िया। फिर हमने देखा था कि यूनिट्स का, फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उनके यूनिट्स को हमने बोला था फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसकी कुछ यूनिट भी होती है। और जो यूनिट हम फंडामेंटल मान के चलते हैं उनको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। कुछ अलग अलग सिस्टम थे और एक ऐसा ही सिस्टम था। कुछ सिस्टम में हमने फंडामेंटल यूनिट्स हमने मान के चले थे। फिर कुछ क्वेश्चंस करे थे जिनमें देखा था कि पर्टिकुलर सिस्टम में आप भैया किस तरीके से फंडामेंटल यूनिट्स अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो हमने देखा था कि आप फंडामेंटल यूनिट्स अपनी मर्जी से मान सकते हो। तब तक आप फंडामेंटल यूनिट्स अपनी मर्जी से मान सकते हो जब तक आप किन्हीं भी 2 क्वांटिटीज की मदद से तीसरी क्वांटिटी ना बना पा रहे हो, यानी कि तीनों क्वांटिटी अलग अलग हो, उनके बीच में कोई रिलेशन ना हो। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे पहला जो क्वेश्चन है हमने देखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ द यूनिट। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें आपने देखा होगा कि आंसर नंबर भी, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो सभी को ध्यान होगा कि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि भैया इसमें ऑप्शन नंबर बी को आप फंडामेंटल सिस्टम नहीं ले सकते हो, क्योंकि लेंथ और वॉल्यूम जो है वो दोनों एक ही चीज है। क्योंकि वॉल्यूम भी एल क्यूब है, यानी कि लेंथ का क्यूब लेकर ही आप वॉल्यूम को बना लोगे। तो यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट है वो एक का रेप्लिका ही दूसरी यूनिट है, एक के फॉर्म में दूसरी को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो सिंस इस वाले सिस्टम में नहीं मान पाएंगे। फिर हमने एक क्वेश्चन देखा था कि कैन प्रेशर, डेंसिटी एंड वेलोसिटी भी टेकन एंड एज फंडामेंटल वेलोसिटीज। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया था कि भैया या तो आपको पता हो कि फॉर्मूला बना लो, यानी कि या तो आप क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर पा रहे हो हिट एंड ट्रायल मेथड से, यानी कि जैसे कि प्रेशर जो है हम सब जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर होता है। तो आपने देखा कि आपकी जो प्रेशर, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी को आपने 2 फिजिकल क्वांटिटी की मदद से बना लिया, यानी एक्सप्रेस कर लिया। तो क्या इनको फंडामेंटल ले सकते हो? बोले बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि फंडामेंटल में तो भैया ऐसी क्वांटिटीज ली जाती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, यानी जिनको फर्दर रिजॉल्व ना किया जा सके। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी लेक्चर 1 में सीख के आए थे। अब हर बार आपको फॉर्मूला बनाना इतना आसान तो होगा नहीं, तो फिर इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला था कि आपको डायमेंशंस पता हो, कि जैसे तीनों फिजिकल क्वांटिटी हैं, तीनों के आप डायमेंशन निकाल लीजिए और फिर एक डिटर्मिनेंट बनाइए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जा रही है तो आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तीनों को नहीं ले सकते। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो आप बिंदास ले सकते हैं। इसका मतलब है अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो आपका यानी कि एक्सप्रेसिबल है, एक्सप्रेसिबल है यानी कि फॉर्मूला बन रहा है। तो डायमेंशंस, जैसे कि आपने क्या करा, प्रेशर का डायमेंशन लिया, ये मैं पुराना रिकैप करा रहा हूँ। ठीक है, अभी नया पढ़ाना शुरू नहीं किया है। प्रेशर की डायमेंशन हो गई m1 l-1 t-2। सिमिलरली डेंसिटी की डायमेंशन हो गई m1 l-3 t0 और वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई m0
रो एल टी माइनस वन। ठीक है, अब इनकी मदद से आप एक डिटर्मिनेंट बनाइए एम एल टी का। एम एल टी का एक डिटर्मिनेंट बनाइए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एम, यहाँ पर एल और यहाँ पर टी लीजिए। तो पहले प्रेशर का हमने यहाँ से एम लिया दैट इज वन, फिर यहाँ से एम लिया दैट इज वन, और फिर यहाँ से एम लिया दैट इज जीरो। सिमिलरली एल के साथ यही प्रोसेस रिपीट किया, यहाँ से एल लिया माइनस वन, तो यहाँ से लिया माइनस वन, फिर यहाँ से एल लिया माइनस थ्री, तो यहाँ से लिया हमने माइनस थ्री, और यहाँ से एल लिया हमने दैट इज वन, तो यहाँ मिल गया हमको वन। और सिमिलरली टी के साथ माइनस टू, जीरो, माइनस वन। इस डिटर्मिनेंट को आप जब सॉल्व करोगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाऊंगा, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको आंसर जीरो मिलेगा। आंसर जीरो मिलने का मतलब है कि आपको एक फॉर्मूला जो है ऐसा मिल जाएगा कि आपकी दो फिजिकल क्वांटिटीज को आप तीसरी के बनाने, दो की मदद से तीसरी बना पा रहे हो, यानी एक्सप्रेसिबल है। तो आप ऐसे सिस्टम को फंडामेंटल नहीं ले सकते हो। ठीक है, अगर आंसर जीरो आ जाए जब जब डिटर्मिनेंट का। तो ये फंडा था। अब ये डायमेंशन कैसे निकालते हैं, इस मुद्दे को समझते हैं। तो मेन इसको समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या निकल के आया कि डायमेंशन क्या होते हैं। मास्टर तुमको कैसे पता चला, ये एमएलटी पेमल्टी क्या करा तुमने, ये हमको सिखाओ। फिर हम डिटर्मिनेंट बनाना सीखेंगे, फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखेंगे। तो मैंने कहा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना इतनी बड़ी बात नहीं है, ये एमएलटी वेमएलटी बनाना सीखो, इसको मैं तुमको सिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले तुम यूनिट्स को देख लो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को देख लो। क्योंकि मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं वो n क्रॉस यू होती है, और शुरुआत में मैं बता रखा था कि n1 u1 बराबर n2 u2 होता है। यानी कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जब भी आप यूनिट्स को कन्वर्ट करोगे तो n1 u1 बराबर n2 u2। तो जब भी ये कन्वर्जन होगा तो एक बात ध्यान आपको रखनी होगी कि भैया फिजिकल क्वांटिटी हमारी सेम रहती है, तो इसका लिंक भी हमारा डायमेंशन से है। इसका लिंक भी किससे है, एमएलटी से है, डायमेंशन से है। यूनिट भी कहीं ना कहीं निकल के किससे आई है, डायमेंशन से निकल के आई है। तो पहले थोड़ा सा यूनिट्स को जान लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को जान लेते हैं, फिर डायमेंशंस को जानेंगे, और फिर दोबारा से यूनिट्स पर लौट के आएंगे अच्छे अच्छे सवालों पर। पहले यूनिट्स के एक दो सवाल देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट्स भी इंटरलिंक्ड है डायमेंशन से। तो डायमेंशन क्या होता है ये जानते हैं। तो हमारा सवाल है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट। पे पहला सवाल देखिए कि सवाल कहता है बच्चे, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट इन फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, ए की वैल्यू 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। तो इसकी वैल्यू फीट पर सेकेंड स्क्वायर में क्या होगी। एक तो तरीका है सीधा 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 सिंपल सिंपल तरीका है कि क्या करो, मीटर को फीट में कन्वर्ट कर लो। तो हम जानते हैं वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 3.280 फीट। ठीक है, इतने फीट होता है, इतने फीट होता है। तो इसको एक सिस्टम में मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा है, अब इसको फीट पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीका क्या होता है, ए इज इक्वल टू 9.80 और मीटर को करो फीट में, तो मीटर की जगह करोगे 3.280 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया एक, आप डायरेक्टली मान के चलो, डायरेक्टली रिप्लेस करते चले जाओ, ये तो मेथड 1 की तरह से मानते चले जाओ। अब कोई बच्चा, किसी का दिमाग स्लो काम करता हो, यानी कि मीटर को डायरेक्ट फिट से रिप्लेस कर दो, ये तो ऐसे है। अब कोई बोले भैया मेरा दिमाग थोड़ा स्लो काम करता है, तो वो कैसे करना, मेथड 2 तो क्या ही बोले, सेम ही बात है, बस ध्यान रख लो। तो n1 u1 बराबर n2 u2 होता था। हमने बताया था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते वक्त आपका n1 u1 बराबर n2 u2, यानी कि अगर मैग्नीट्यूड n1 है, यूनिट u1 है, तो मैग्नीट्यूड n2 हो जाएगा, यूनिट u2 हो जाएगा। तो 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर n2 की वैल्यू आपको चाहिए फीट पर सेकंड स्क्वायर इनटू फीट
पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये सिस्टम में आपको चाहिए n2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। कितने फीट पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा? अब करो क्या, ये सेम ही बात है, तो इसको फीट पर सेकंड स्क्वायर में कर लो, तो 9.80 इंटू 3.280 फीट पर सेकंड स्क्वायर बराबर n2 इंटू फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो ये कट जाएगा, तो n2 बराबर 9.80 इंटू 3.280, यानी कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ पे थोड़ा लेंदी तरीके से किया है, तो बात एक ही है, इसको मेथड 1 मेथड 2 करने की जरूरत नहीं है, बस कन्वर्जन ऑफ यूनिट है। यानी कि एक चीज को एक सिस्टम में लिखने का तरीका क्या था, 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को फीट पर सेकंड स्क्वायर में लिखने का तरीका हो जाएगा हमारा ये 9.80 इंटू 3। इसको कुछ सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी ये फीट पर सेकंड स्क्वायर में निकल के आ जाएगी। अब अगला वाला क्वेश्चन है, एक चीप रिस्ट वॉच है जो कि टाइम को लूज कर रही है एट द रेट ऑफ 8.5 सेकेंड्स अ डे। हाउ मच टाइम विल द वॉच बी ऑफ एट द एंड ऑफ द मंथ? तो एक दिन में जो टाइम लूज हो रहा है वो 8.5 सेकेंड्स अ डे है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कितने मिनट्स अ मंथ टाइम आपको वो लूज करेगी, वो कितने पीछे हो जाएगी, तो ये आप बताइए उसको। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, 8.5 सेकेंड्स अ डे से मिनट्स अ मंथ में कन्वर्ट करना है, तो करना क्या है आपको, 8.5 सेकेंड्स अ डे को कन्वर्ट करना है मिनट्स अ मंथ में इनटू 30 डेज। ठीक है, इनटू 30 डेज, तो ये हो जाएगा हमारा 255 सेकेंड्स अ मंथ। ठीक है, 255 सेकेंड्स अ मंथ, या इसको आप ऐसे मान लो, सीधा सॉल्व अभी मत ही करो, 8.5 सेकेंड्स इंटू 30 डेज, तो 8.5 इंटू 30 सेकेंड्स अ मंथ। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 8.5 इंटू 30 बाई 60 मिनट्स अ मंथ, तो इससे ये 2 टाइम गया, और इससे क्या है, ये 4.25 मिनट्स अ मंथ। तो N1 U1 बराबर N2 U2 से पता चला कि 8.5 सेकेंड्स अ डे इज इक्वल्स टू 4.25 मिनट्स अ मंथ। ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये बोलो या ये बोलो, ये एक ही बात है, कन्वर्जन है बस। तो एक कन्वर्जन ये हो गया, ठीक है, एक कन्वर्जन ये हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक बार आप इसको देख लीजिए, अपनी भाषा में लिख लीजिए। आज बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम। तो भैया बढ़ते हैं डायमेंशंस की तरफ। तो डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन होता क्या है? तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। देखिए आप इसको पहले तो ये डेफिनेशन पढ़ लो, फिर मैं इसको आपको हिंदी में किताबी ज्ञान को छोड़ के फिर मैं समझाता हूँ। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। देखो कहने का मतलब ये है कि डायमेंशन का मतलब होता क्या है, डायमेंशन का मतलब होता क्या है। जैसे अभी आपको दे रखा है फोर्स, तो आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दे दी फोर्स, तो फोर्स में डायमेंशन पूछा गया, तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि फोर्स में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होंगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होंगे, उनकी क्या पावर होंगी, लेट से पावर ए, लेट से पावर बी, लेट से पावर सी। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर होंगी, उनको डायमेंशंस बोलते हैं। यानी कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि आपको अगर फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को कितनी कितनी बार लेना पड़ेगा ताकि आप फोर्स बना सको, उसको डायमेंशन बोलते हैं। इसको एग्जांपल से देखते हैं। देखिए हमने लिया फोर्स। अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? एम मास लेंथ टाइम। फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले फोर्स को ब्रेक करो फंडामेंटल में, और फंडामेंटल की जितनी पावर आ रही हो वही डायमेंशन है। तो इसको सबसे पहले ब्रेक करते चले जाओ। तो फोर्स को ब्रेक करते चले जाओ तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया मास, और एक्सेलरेशन को ब्रेक किया वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब फिर से मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को ब्रेक करो, इसको चेंज कर देते हैं, लेंथ अपॉन टाइम। अपॉन टाइम पहले से ही है, तो ये बना हमारा फोर्स बराबर मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। क्या इसके बाद कोई भी इसको ब्रेक किया जा सकता है? नहीं भाई, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल। यानी कि फोर्स को तब तक तोड़ो जब तक वो फंडामेंटल में ना पहुंच जाए सारा का सारा। यानी फोर्स पहुंच गया एमएलटी में, ठीक है। अब उनमें एम एल और टी की जो पावर आ रही हो वही उसकी डायमेंशंस कहलाती हैं। अब देखो, अब देखो, तो ये टी स्क्वायर आ रहा है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू, मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं एम ब्रैकेट लगा के, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से एल, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी स्क्वायर से। तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम एल, इसको ऊपर ले जाओ टी माइनस टू। तो फोर्स में मास के जो डायमेंशन हो गए, डायमेंशंस ऑफ मास, डायमेंशंस 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 ऑफ मास will be 1, dimensions of length will be 1, dimensions of time will be -2। तो आई होप आपको डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तब तक तोड़ते जाओ जब तक वो प्योरली फंडामेंटल में ना पहुंच जाए, एमएलटी में ना पहुंच जाए, और एमएलटी की जितनी पावर आ रही हो उसको फिर पावर्स को निकाल लो और उन पावर को फंड उसकी डायमेंशन बोलते हैं। एम में कितनी डायमेंशन, एल में कितनी डायमेंशन, टी में कितनी डायमेंशन। एक एग्जांपल की मदद से और समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम अपना एनर्जी या वर्क ले लेते हैं, वर्क। ठीक है, तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल बेसिक से तोड़ के बता रहा हूं मैं इसको। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को ब्रेक करो मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट को ब्रेक करो लेंथ में। डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ होता है। अब मास को m, एक्सेलरेशन को ब्रेक करो वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू लेंथ में। मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी को लेंथ अपॉन टाइम, तो टाइम स्क्वायर इनटू लेंथ। तो यहां से मिलेगा आपको वर्क बराबर मास
m इंटू लेंथ कितनी बार है, एक बार ये एक बार ये, एल स्क्वायर और टी की पावर -2 ये ऊपर जाएगा, तो ये वर्क के डायमेंशन मिल गए। ठीक है, ये वर्क के डायमेंशन मिल गए। तो डायरेक्ट आप यहां से भी निकाल सकते थे, फोर्स के डायमेंशन पता थे, इसमें डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट एल मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो ये मिल जाता आपको, ये मिल जाता आपको। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि डायमेंशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब अलग अलग क्वांटिटीज के डायमेंशन निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले भैया डायमेंशन देखो, लेंथ देखो, लेंथ, विथ, हाइट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, रेडियस, डायामीटर, ये सब क्या है, ये सब एक्चुअली एक तरीके की लेंथ ही तो है। डायामीटर, रेडियस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, विद, लेंथ, ये सब क्या है, एक तरीके की लेंथ है। ये सब क्या है, एक तरीके की लेंथ है, एक तरीके की लेंथ है। ब्रेथ, एक ब्रेथ को भी ले सकते हो, ब्रेथ, ये एक तरीके की लंबाई ही तो है। तो एनी काइंड ऑफ लेंथ, कितने किसी भी टाइप का जो लेंथ होगा उसकी डायमेंशन हमेशा आप एल टू द पावर 1 लिखेंगे, एल टू द पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ द लेंथ हमेशा एल टू द पावर 1 होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो पहली क्वांटिटी जो हमेशा किसी भी प्रकार की लेंथ हो, चाहे वो लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, विथ हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, रेडियस हो, कुछ भी हो, बस एनी काइंड ऑफ लेंथ हो, उसकी डायमेंशन एल टू दी पावर 1 होगी। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अगला देखिए एरिया। एरिया होता है भैया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ जो है वो अपने आप में क्या है, एल है, उसकी डायमेंशन क्या है, एल है। ब्रेथ भी अपने आप में काइंड ऑफ लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल इंटू एल, यानी इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल स्क्वायर। और डायमेंशन को लिखने का तरीका होता है ब्रैकेट में बंद कर दो। तो ठीक है, अब सिमिलरली एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर का एरिया पूछ लिया जाए तो क्या होगा, साइड स्क्वायर। तो साइड भी अपने आप में क्या है, एक काइंड ऑफ लेंथ ही तो है। तो स्टिल क्या हुआ, स्क्वायर का एरिया भी तो एल स्क्वायर ही हुआ। जब भैया एरिया की बात होगी तो एल इंटू बी हो, चाहे एल इंटू एल हो, चाहे साइड स्क्वायर हो, चाहे कुछ हो, तो होगा तो एल स्क्वायर। तो इसके डायमेंशन क्या होंगे, एल टू द पावर 2। अच्छा, अब सिमिलरली एरिया ले लो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखना, आप एरिया की बात करो तो डायमेंशन आप देखोगे, चाहे एरिया आप स्क्वायर का लो, चाहे रेक्टेंगल का लो, चाहे ट्राइंगल का लो, सबकी डायमेंशन एल स्क्वायर ही आएगी। सिमिलरली चाहे लेंथ लो, चाहे ब्रेथ लो, चाहे डिस्टेंस लो, चाहे डिस्प्लेसमेंट लो, चाहे रेडियस लो, चाहे आप कुछ लो, आपकी लेंथ की डायमेंशन एल आएगी। अगर एनी काइंड ऑफ लेंथ है तो उसकी डायमेंशन एल आएगी। सिमिलरली इसकी डायमेंशन 1/2 की डायमेंशन यानी कांस्टेंट की डायमेंशन हमेशा क्या होती है, 1। m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। तो क्या कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती है, नहीं होती है। कांस्टेंट क्या कोई डायमेंशन इफेक्ट करेगा, नहीं। तो बेस जो है वो अपने आप में क्या है, काइंड ऑफ लेंथ, काइंड ऑफ लेंथ। हाइट क्या है, काइंड ऑफ लेंथ। क्या इसकी कोई डायमेंशन है, डायमेंशन लेस।
तो स्टिल डायमेंशन क्या आई, L इंटू एल। तो एरिया कैसा भी हो उसकी डायमेंशन क्या आई, एल स्क्वायर। अच्छा एरिया ऑफ इसको वो देख लो, सर्कल देख लो, एरिया ऑफ सर्कल देख लो, एरिया ऑफ अ सर्कल देख लो, पाई आर स्क्वायर। तो भैया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो यहां पर पाई जो है, पाई क्या है, डायमेंशनलेस। और रेडियस क्या है, काइंड ऑफ लेंथ। तो एल का स्क्वायर, स्टिल एल स्क्वायर। तो लेंथ स्टिल एरिया की डायमेंशन क्या आई। तो कॉन्सेप्ट निकल के आया कि भैया अगर किसी भी प्रकार की लेंथ हो, एनी काइंड ऑफ लेंथ, डायमेंशंस विल बी ये, ठीक है। एनी काइंड ऑफ एरिया, डायमेंशंस विल बी एल स्क्वायर irrespective of formula। ठीक है, irrespective of formula, फॉर्मूला की कोई चिंता ही नहीं करनी, अब बढ़ते हैं अगले डायमेंशन फॉर्मूला पे, वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्या है, स्टिल अ काइंड ऑफ लेंथ तो क्या है, अ काइंड ऑफ लेंथ। ब्रेथ क्या है, अ काइंड ऑफ लेंथ। हाइट क्या है, अ काइंड ऑफ लेंथ। तो इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, एल क्यूब। तो इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, एल क्यूब। अब सिमिलरली एक स्फीयर का वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई जो है ये क्या बना, ये एक कांस्टेंट बना। और मैं आपको बता के चल रहा हूं कि कांस्टेंट की डायमेंशन हमेशा 1 होती है, दैट इज डायमेंशन लेस m0 l0 t0। तो बचा क्या, आर क्यूब। तो ये हो जाएगा आर क्यूब। तो एनी काइंड ऑफ लेंथ का क्यूब। तो स्टिल डायमेंशन क्या हुए, एल क्यूब। तो भैया वॉल्यूम का जो डायमेंशन है, एनी काइंड ऑफ वॉल्यूम, उसका डायमेंशन निकल के आ रहा है एल क्यूब। देख लो, एक पॉइंट निकल के आया यहां से। तो एनी काइंड ऑफ वॉल्यूम डायमेंशन विल बी एल क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब एक और शानदार देख लेते हैं डायमेंशन, एनर्जी का देख लेते हैं। एनर्जी आप अभी जितना थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अभी आप लोग जितना पढ़ के आए होंगे तो एक फॉर्मूला पता होगा आपको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। समझाने के लिए कर रहा हूं, हालांकि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन मैं आगे प्रूव कराऊंगा। अभी जब सिक्वेंशियली डायमेंशंस कराऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन बताऊंगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि डायमेंशन कभी भी फॉर्मूले पर डिपेंड नहीं करते, उसको समझाने के लिए ये एग्जांपल ले रहा हूं। डायमेंशन नेवर डिपेंड अपॉन फॉर्मूला। अगर एनर्जी है, किसी भी प्रकार का एनर्जी हो, सारी एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा। अगर लेंथ है, किसी भी प्रकार का लेंथ हो तो डायमेंशन सेम होगा। अगर एरिया है
तो किसी भी प्रकार का एरिया हो डायमेंशन सेम होगा, अगर वॉल्यूम है तो किसी भी प्रकार का वॉल्यूम हो तो डायमेंशन सेम होगा। तो सिमिलरली एनर्जी के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। अभी तक तो फिजिक्स के रिगार्डिंग नहीं था, कोई बोल सकता है कि मास्टर वॉल्यूम वॉल्यूम कर रहे हो, जरा फिजिक्स के रिगार्डिंग एनर्जी से समझाओ। तो भैया हाफ इंटू एम, और एनर्जी वेलोसिटी को लिख लिया हमने लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो 1/2 मास इंटू लेंथ स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर। अब यहां गौर से देख बच्चे कि ये तो कांस्टेंट है, अब ये क्या है, मास। मास कितने बार आ रहा है, 1 बार। फंडामेंटल फंडामेंटल फंडामेंटल। लेंथ कितनी बार आ रहा है, 1 बार 1 बार। टाइम कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और उसका स्क्वायर हो रहा है 2 बार। तो ये हो जाएगा m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2, ml t टू द पावर -2, ml t टू द पावर -2, ml स्क्वायर t टू द पावर -2। ये हो गया ke का फॉर्मूला, के का डायमेंशन, के काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। अब सिमिलरली डायमेंशन निकाल पोटेंशियल एनर्जी का। पी क्या होता है, पी होता है mgh। अरे सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो यहां पर m की जगह रखो मास, g की जगह रखो एक्सेलरेशन, और h की जगह रखो हाइट। तो मास, एक्सेलरेशन को रखोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू हाइट, इसको रखोगे मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम इंटू हाइट भी एक प्रकार की क्या होती है, लेंथ। तो यहां से डायमेंशन निकल के आए ml स्क्वायर t-2। देखो स्टिल पोटेंशियल एनर्जी के भी डायमेंशन क्या निकल के आए, सेम। एनर्जी कैसी भी हो डायमेंशन क्या निकल के आ रहे हैं, सेम सेम। any kind of energy any kind of energy any kind of energy dimensions will be ml स्क्वायर t-2। ये समझ लो। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग फॉर द क्वांटिटी। ये किस फॉर्मूले को हम क्वांटिटी के लिए यूज कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमेशा सेम रहेगा, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा चाहे कैसी भी लेंथ हो, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा चाहे कैसा भी एरिया हो, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा चाहे कैसी भी वॉल्यूम हो। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका सेम रहेगा चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अभी तक इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चा लोग इतने को अपने शब्दों में लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए कि बेटा कोई भी कांस्टेंट हो, कैसा भी कांस्टेंट हो, देखो ध्यान रखना कि 200 हो चाहे 2 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे पाई हो, कैसा भी कांस्टेंट हो, एनी काइंड ऑफ कांस्टेंट, डायमेंशंस जो होंगे इसके डायमेंशंस जो होंगे वो 1 होंगे, दैट इज m0 l0 t0। इसको डायमेंशन लेस बोलेंगे, हमेशा डायमेंशन लेस बोलेंगे, ठीक है। इतना बात ध्यान रखना।
तो अभी तक हम डायमेंशन देख चुके हैं, लेंथ का, एरिया का, वॉल्यूम का। अब देखते हैं अगला डायमेंशन, अगला डायमेंशन देखते हैं हम, अगला डायमेंशन देखते हैं हम, अगला डायमेंशन देखते हैं डेंसिटी का। किसका? डेंसिटी का। डेंसिटी का, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, जल्दी 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 बताओ। मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब डायमेंशन बनाने के लिए क्या करोगे भैया? सीधा सीधा है कि फंडामेंटल्स में ब्रेक करोगे और उनकी पावर्स रेज करोगे जितनी पावर आएगी। तो मास को तो एज इट इज रहने दिया m, और वॉल्यूम l क्यूब, अ काइंड ऑफ लेंथ। तो ये हो गया m l टू द पावर -3। तो ये हो गए हमारे डायमेंशन, हो गए डेंसिटी के। ठीक है, डेंसिटी के डायमेंशन निकल आए। अच्छा, अब अगला डायमेंशन निकालते हैं हम डिस्प्लेसमेंट का। किसका? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट क्या है? काइंड ऑफ लेंथ है, काइंड ऑफ लेंथ है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बता चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट का भी एल हो जाएगा। डिस्टेंस का भी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का भी ऑब्वियसली सेम लॉजिक से डिस्टेंस का भी क्या हो जाएगा? हम देख चुके हैं ये सब, लेंथ से एल हो जाएगा। अच्छा, अब बताओ भैया स्पीड का डायमेंशन बताओ, स्पीड का डायमेंशन बताओ, स्पीड का डायमेंशन बताओ, स्पीड का। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ज्यादा डायमेंशंस नहीं देखेंगे, जो बेसिक बेसिक क्वांटिटीज हैं सिर्फ उनके डायमेंशंस देखेंगे, क्योंकि डायमेंशंस दुनिया भर के हैं, पूरी फिजिक्स के हम कवर करने नहीं बैठेंगे। आप खुद ब खुद फिजिक्स सीखोगे तो डायमेंशन निकालने खुद ब खुद सीख जाओगे, लेकिन बेसिक बेसिक सिखाई दे रहा हूँ ताकि आप बेसिक बेसिक चीजें सीख लो, और बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कराए दे रहा हूँ। जो वैरायटी मेरे को करानी चाहिए वो मैं करा के चल रहा हूँ। बाकी आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे, जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिजिक्स के कोर्स के साथ आपके खुद ब खुद बनते चलते जाएंगे, उनको मैं नहीं करा के चल रहा हूँ, सिर्फ उनको करा के चल रहा हूँ जिनको मुझे कराना चाहिए, जो अप्रोच बिल्डिंग में आपको जरूरत पड़ सकती है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एल, और टाइम का हो जाएगा टी। तो ये डायमेंशन हो जाएगा एल टी -1। ठीक है, सिमिलरली वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये भी हमारा एल टी -1 हो जाएगा। अच्छा, अब एक्सेलरेशन का बताओ, जल्दी जल्दी एक्सेलरेशन का बताओ, जल्दी एक्सेलरेशन का बताओ, एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताओ, एक्सेलरेशन का बताओ, एक्सेलरेशन का बताओ। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या निकल के आया? एल टी -1 अपॉन टी। तो ये हो जाएगा हमारा एल टी -2। अब अगला बताओ फोर्स का, फोर्स का बताओ जल्दी, फोर्स का बताओ। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा m इंटू एल टी -2। तो ये बन जाएगा एम एल टी -2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब वर्क का बताओ जल्दी, वर्क का बताओ। फोर्स का बता दिया, वर्क का बताओ। वर्क का, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूले जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ोगे वैसे वैसे तुमको पता चलते चले जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यानी कि डायमेंशंस निकालना इट्स नॉट अ दैट मच बिग डील, वो आपको फिजिक्स सीखते चले जाओगे, अपने आप निकालते चले जाओगे। तो बेसिक बेसिक करे ले रहे हैं, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट करना यूजफुल नहीं है। जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें अप्रोच की जरूरत है, जो थिंकिंग बेस्ड है, वो मैं करा के चलूंगा। वर्क, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
तो फोर्स का डायमेंशन जो है वो ml_2। ये याद रख लेना बेटा, अगर याद हो जाए, अगर याद हो जाए तो याद रख लेना, क्योंकि यू विल बी यूजिंग इट वेरी ऑफन, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। अच्छा, वर्क का क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? ml_t_2 इंटू डिस्प्लेसमेंट काइंड ऑफ लेंथ m l²t−2। ठीक है। अब अगला डायमेंशन देखो एनर्जी का। एनर्जी का तो वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जितना ज्यादा वर्क करोगे उतनी ज्यादा किसी बॉडी की एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, तो ml²t−2। ठीक है। अच्छा, अगला डायमेंशन देखिए पावर का। पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। पावर एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, या वर्क पर यूनिट टाइम। ये हो जाएगा ml²t−2 अपॉन टी, तो ml²t−3। ठीक है। अच्छा, एक प्रेशर का और ध्यान रखिए। प्रेशर का, प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो फोर्स का होता है ml_t−2 अपॉन एरिया, क्या हो जाएगा? l²। तो यहां से बनेगा ml−1t−2। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ये प्रेशर की डायमेंशन हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते, अब कुछ एंगुलर क्वांटिटीज के डायमेंशन देख लेते हैं। अच्छा, जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे ही हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, यानी कितना एंगल चला। और ये होता है हमारा आर्क अपॉन लेंथ। ठीक है। बेसिकली बेसिकली ये भी हमारा डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। अच्छा, अगला होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये दोनों लेंथ का रेशियो है तो डायमेंशन लेस होगा। अल्फा दैट इज थीटा अपॉन टी, दैट इज 1/t, t⁻⁻1। ठीक है। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, नॉट अल्फा। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टी। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का देखिए, दैट इज अल्फा, दैट इज ओमेगा बाई टी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई टी इज इक्वल्स टू t⁻⁻1 बाई टी इज इक्वल्स टू t⁻⁻2। इसके डायमेंशन t⁻⁻2 हो जाएंगे। ठीक है। इसके पावर डायमेंशन t⁻⁻2 हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वांटिटी और है, एक क्वांटिटी और है जो आपको देखनी है, दैट इज टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू आर्म लेंथ। ठीक है। तो फोर्स के डायमेंशन पता है आपको, ml_t−2, और आर्म लेंथ एक काइंड ऑफ लेंथ है। आगे आप पढ़ोगे टॉर्क क्या होता है, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा ml²t−2, ml²t−2। तो ये एंगुलर क्वांटिटीज के डायमेंशन हो गए। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब कुछ डायमेंशंस हम कांस्टेंट के भी निकालते हैं, कुछ कांस्टेंट के भी निकालते हैं, डायमेंशंस कुछ कांस्टेंट के भी निकालते हैं। तो पहला देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है कि अगर कोई दो मास हो m1 m2, दो मास रखे हो आर दूरी पर, सॉरी, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ इस तरीके से लगेगा। तो जी के आपको डायमेंशन बताने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इसके डायमेंशन बताने। तो जी इज इक्वल्स टू, आप यहां से फॉर्मूले का यूज करिए, जी इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। ये फॉर्मूला हमको मिल गया डायमेंशन ऑफ जी निकालने के लिए। अब फोर्स के डायमेंशंस तो हमको पता है, आर स्क्वायर के भी हमको पता है, मास के भी हमको पता है। तो फोर्स के डायमेंशन हो जाएंगे mlt माइनस 2 और आर स्क्वायर के डायमेंशन हो जाएंगे एल स्क्वायर और m1 m2 दोनों क्या हो जाएंगे, मास, तो ये हो जाएंगे हमारे m स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको ऊपर ले जाएंगे आप, तो ये बनेगा m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2 t टू द पावर -2 t टू द पावर -2। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से आपको डायमेंशन मिल गए जी के डायमेंशन मिल गए। तो यानी कि हमने डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से कांस्टेंट के भी डायमेंशन निकाल लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। लेट से ये कोई एक मास है, m मास है, मास m है, ठीक है। इसको हीट करने के लिए, इसको हीट करने के लिए आपने हीट दी h हीट दी, इसका टेम्परेचर T रेज करने के लिए। तो m मास का टेम्परेचर T, डेल्टा T से रेज करने के लिए हीट दी, तो हीट एनर्जी जो होगी वो होगी ms डेल्टा T। हीट एनर्जी जो होगी वो होगी हमारी ms डेल्टा T, वेयर m इज इक्वल्स टू मास और s का मतलब है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और T का मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस, और H का मतलब है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो यहां से आप देखोगे H बाई m डेल्टा T इज इक्वल्स टू S। H एक कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। तो H जो H क्या है, H एक हीट है। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं, एनर्जी m l स्क्वायर T -2, ml स्क्वायर T -2। ठीक है, अब मास अपॉन m और डेल्टा T हो जाएगा हमारा K, ठीक है, इज इक्वल्स टू S। तो यहां से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हमको डायमेंशंस मिल गए। m ने m को कैंसिल कर दिया, m ने m को कैंसिल कर दिया, m ने m को कैंसिल कर दिया। अच्छा, अगला एक गैस कांस्टेंट का देखिए। अगर कोई आइडियल गैस हो, कैसी गैस हो, आइडियल गैस हो। अभी चिंता करने की बात नहीं है कि मास्टर ये सब क्या क्या पढ़ा रहा है, क्या क्या पढ़ा रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे ये सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अगर अभी थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है तो डरने की बात नहीं है, ये आगे फिजिक्स में आपको प्रॉपर चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, वहां का ये सब चीजें हैं, तो आपको वहां पे क्लियर होते हुए चला जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं ताकि आप थोड़ा थोड़ा समझ सके। ठीक है, तो PV इज इक्वल्स टू nRT, यानी कि कोई भी आइडियल गैस हो तो उसमें एक रिलेशन लगता है PV बराबर nRT, जहां पे P का मतलब होता है प्रेशर, V का मतलब होता है वॉल्यूम, N का मतलब होता है मोल्स,
आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट और टी का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो आपसे गैस कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए आप क्या करें, पी वी इज इक्वल्स टू एन, तो इसको लिख लिया मोल आर और टेम्परेचर को लिख लिया के। ठीक है, इतना समझ गए। और प्रेशर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, फोर्स पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम का होता है एम एल माइनस क्यू। ठीक है, और यहां पे मिला हमको मोल। अरे वॉल्यूम होता है मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको देखिए, प्रेशर को निकालेंगे कैसे, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहां से ये मिल जाएगा आपको। और वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए करेंगे मास पर यूनिट सॉरी डेंसिटी का लिख दिया ये तो, ये एल क्यूब सॉरी, ये गड़बड़ी करती, ये डेंसिटी का लिख दिया। एल क्यूब मोल इंटू आर इंटू के यानी टेम्परेचर, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू बाई मोल बाई के इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, यहां से आपको ये मिल जाएगा। कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी है? एल क्यू, इसको आप एक बार दोबारा से करके देखते हैं। इसको सिंपल करके देखते हैं और सिंपल बना के देखते हैं। इसको लिख लो फोर्स अपॉन एरिया, और इसको लिख लो एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा आपको फोर्स इनटू लेंथ, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू मोल आर के। यहां से मिलेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू मोल बाई के इज इक्वल्स टू आर, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की तरफ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की तरफ, कोफिशिएंट ऑफ, अब इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई अगर मिस्टेक हो तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की तरफ, MLT माइनस टू सही तो है। अच्छा, अगर कोई विस्कस फ्लूइड है, विस्कस मतलब चिपचिपा फ्लूइड, अगर कोई चिपचिपा फ्लूइड है, और अभी ये आप आगे चल के फिजिक्स पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, आगे चैप्टर्स में जब विस्कोसिटी पढ़ेंगे तो उसमें कोई स्फेरिकल बॉल ड्रॉप करा जाए विस्कस फ्लूइड में आर रेडियस का, तो उस पे नीचे की तरफ अगर ये ड्रॉप किया जाए तो रेजिस्टिव फोर्स लगता है, उस पे एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है। और वो फोर्स जो होता है, रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी, जहां पर ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब बोलोगे मास्टर तेरे को कैसे पता चला? मैंने कहा भैया ऐसे पता चला, मैंने फिजिक्स पढ़ रखी है, जैसे मेरे को पी बराबर एनआरटी पता चला,
ये भी मेरे को एक गैस वाले चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से पता चला। जैसे मेरे को ये पता चला वैसे ही मेरे को ये पता चला। ये सब रिलेशन आप फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे चल के, जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे ये सब रिलेशंस पढ़ते जाएंगे। तो वहां से एक रिलेशन निकल के आया, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो यहां से आप देखोगे फोर्स अपॉन आर वी इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। तो यहां से डायमेंशन ऑफ ईटा निकालोगे आप, एम एल टी माइनस टू दैट इज फोर्स के डायमेंशन अपॉन आर दैट इज रेडियस का डायमेंशन एल, और ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक है, तो यहां से मिलेगा आपको एम एल टू द पावर माइनस वन टी एल टू द पावर माइनस वन, और ये मिलेगा आपको टी टू द पावर माइनस वन इज इक्वल्स टू ईटा। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली प्लैंक कांस्टेंट, जब आप अब प्लैंक कांस्टेंट के पे बढ़ते हैं, जब आप लास्ट चैप्टर कहीं पढ़ रहे होगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे होगे, लास्ट पोर्शन ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे होगे, तो वहां पे आपको मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप देखोगे कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि भैया उन पे अगर लाइट पड़े तो वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं। तो ई यानी एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एच न्यू होती है, जहां पर एच जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ये सब आगे चल के पता चलेगा कहां से आया कैसे आया, अभी सिर्फ फॉर्मूलाज है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और यहाँ पे ई का मतलब है एनर्जी, एच का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो एच दैट इज कांस्टेंट की आपको डायमेंशन बतानी है, तो E इज इक्वल्स टू ई बाई न्यू इज इक्वल्स टू एच। तो एच इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन 1/t। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट की आपको डायमेंशन मिल जाएगी। यानी कि एक आपको डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से आप कांस्टेंट की डायमेंशन भी निकाल सकते हो। मैंने आपको ये समझाया। इन सब से सीखना क्या है, सीखना ये है कि आंख बंद करके हमेशा कांस्टेंट को डायमेंशन लेस मत लिख देना। हर कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं होता। फिजिक्स में कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो, जैसे गैस कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक्स कांस्टेंट। इतना देर चिल्लाने का मतलब ये था कि भैया हर कांस्टेंट डायमेंशन लेस हो ये जरूरी नहीं है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन हो सकती है, हो सकती क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन होती है। गैस कांस्टेंट एक हमारा कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन होती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक हमारा कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन होती है। प्लैंक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन होती है। तो काम की बात जो समझने वाली थी कि हर एक कांस्टेंट की डायमेंशन डायमेंशन लेस नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट जैसे कि नंबर 2, 4, 6, 8, 10 पाई, तो ये सब कांस्टेंट जो हैं ये डायमेंशन लेस होते हैं। लेकिन फिजिक्स के कांस्टेंट डायमेंशन लेस हो ये जरूरी नहीं है, वो हमेशा डायमेंशन लेस नहीं होते हैं। ये टॉपिक इसलिए पढ़ाया आपको, इसके पीछे का अप्रोच ये है ताकि आप फिजिक्स के किसी भी कांस्टेंट को आंख बंद कर कर डायमेंशन लेस ना मान ले। गॉट इट और नॉट, फिजिक्स के कांस्टेंट हमेशा डायमेंशन लेस हो ये जरूरी नहीं है। भैया इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक और बात समझ लो, एक डायमेंशंस की एक बात और समझ लो। एक कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट, जो थोड़ी जगह कम पड़ रही है लेकिन एक कोर कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है समझ के चलना। ए प्लस बी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ए प्लस बी तभी ऐड हो सकती हैं अगर ए फोर्स है तो बी को भी फोर्स होना पड़ेगा, तभी ऐड हो सकती हैं।
अगर ए लेंथ है तो बी को भी लेंथ होना पड़ेगा, तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती है। यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, जबकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर a प्लस बी है तो ये दोनों से a इज इक्वल्स टू बी सेम नेचर की है। क्या है? सेम नेचर की है। ये ध्यान रखना, ध्यान रखना। इसी को कुछ कुछ किताबों में प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी बताया गया है कि दोनों का डायमेंशन सेम होगा, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगी। गॉट इट और नॉट? ए और बी, यानी कि अगर ए को बी में ऐड करोगे तो फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हो, फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हो, फोर्स को फोर्स से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन डिवीजन पे ऐसा कोई मतलब रूल नहीं लगता। अगर अब ये देखिए C प्लस डी हो रहे हैं तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स होगा। अगर ये वर्क है तो ये भी वर्क होगा, ये पावर है तो ये भी पावर होगा। अगर ये C माइनस डी है, ये एनर्जी है तो ये भी एनर्जी होगा। ठीक है, लेकिन डिवीजन के लिए ऐसा नहीं है। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये बात ध्यान रखना। अब कुछ क्वेश्चंस पकड़ लेते हैं भैया, अब कुछ क्वेश्चंस पकड़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, हमारा पहला क्वेश्चन, अल्फा बाई टी स्क्वायर बराबर एफ वी प्लस बीटा बाई एक्स स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो हर एक कांस्टेंट की डायमेंशन जीरो हो, डायमेंशन लेस हो, ये जरूरी नहीं है, नहीं है। अभी सिखाया, इसीलिए तो मैंने आपको सिखाया था प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन, गैस कांस्टेंट का डायमेंशन, भैया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। अच्छा, अल्फा बाई टी स्क्वायर, जब इस इक्वेशन को गौर से देखोगे तो देखोगे एफ वी फोर्स इनटू वेलोसिटी प्लस बीटा बाई एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों का डायमेंशन, अगर ये लेट से फोर्स वी है तो इसका और इसका डायमेंशन सेम होगा, तभी तो ऐड हो पा रहे हैं। ए प्लस बी कब ऐड कर पाओगे दो फिजिकल क्वांटिटीज को? जब दोनों की डायमेंशन सेम होगी। अभी समझाया है, अभी समझाया है। यानी कि ये और ये दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम। तो एफ वी बराबर बीटा बाई एक्स स्क्वायर, तो एफ हो जाएगा एम एल टी माइनस टू इंटू वेलोसिटी हो जाएगा एल टी माइनस वन बराबर बीटा, और यहां से हो जाएगा एल स्क्वायर, तो यहां से मिलेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री इंटू एल स्क्वायर बराबर बीटा, यहां से मिलेगा एम एल टू द पावर फोर टी माइनस थ्री बराबर बीटा। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि चलो बीटा की डायमेंशन मिल गई, अब अल्फा टी स्क्वायर बराबर इतना। अब देखो भैया, लॉजिकल है, तुम गौर से देखो, तुम गौर से देखो कि ये डायमेंशन और ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो रही हैं, तो इसकी और इसकी डायमेंशन बराबर होगी, तो इसकी डायमेंशन भी तो इसके बराबर और इसके बराबर होगी, यानी कि तीनों की डायमेंशन इक्वल होगी। तो सीधा क्या करो, अल्फा टी स्क्वायर बराबर, आसान क्या पड़ेगा, एफ वी अल्फा टी स्क्वायर बराबर एफ वी की वैल्यू क्या है, एफ वी की वैल्यू मिल जाएगी आपको एम एल टी माइनस टू इंटू एल टी माइनस वन अल्फा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री टी स्क्वायर अल्फा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, आंसर अल्फा के डायमेंशन मिल गए। इतना आसान है ये क्वेश्चन, कुछ था क्या इसमें? यानी कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है
तो उन दोनों का नेचर सेम होगा, फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हो, यानी दोनों के डायमेंशन है सेम होंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया। फॉर n मोल्स ऑफ गैस वैन डर वाल्स इक्वेशन P minus A by V square is or V minus B बराबर nRT. Find the dimensions of A and B. P is gas pressure, V is equals to volume. तो dimensions of A और B पूछा है, तो इक्वेशन क्या दे रखी है? P minus A by V square और V minus B बराबर nRT। अरे गौर से देखो, ये क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम में से B घट रहा है, तो B भी क्या होगा? वॉल्यूम। अरे भाई, किसी में से किसी को घटा रहे हो, ये देखो V में से किसको घटा रहे हो? B को सॉरी, V में से किसको घटा रहे हो? B को। जब V में से B को घटा रहे हो तो V और B का नेचर क्या होगा? V और B का नेचर क्या होगा? सेम, दोनों वॉल्यूम होंगी। ये क्या है? प्रेशर। तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? प्रेशर, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो P बराबर A बाई वी स्क्वायर, यानी प्रेशर और A बाई वी स्क्वायर को प्रेशर के बराबर होना पड़ेगा, एंड V बराबर B। और यहां से P के डायमेंशन निकालोगे, प्रेशर के डायमेंशन होते हैं ml-1 t-2 इज इक्वल्स टू A बाई V। और V का मतलब क्या है? वॉल्यूम, दैट इज L टू द पावर 6 का स्क्वायर, L की पावर 3 6, एंड L टू द पावर 3 बराबर B। तो यहां से मिलेगा m L टू द पावर 5 t टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू A एंड B इज इक्वल्स टू L टू द पावर 3। सॉल्व हो गया बच्चे, सॉल्व। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो देखना क्या है कि अगर किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ लोग इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में करके पढ़ाते हैं कि भैया अगर कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। लॉजिकल है भाई, फोर्स में से फोर्स को ही घटा सकते हो, प्रेशर में से प्रेशर को ही घटा सकते हो, लॉजिकल है। अगर P माइनस A बाई वी स्क्वायर हो रहा है तो इस पूरे टर्म को प्रेशर ही होना पड़ेगा। जब ये पूरा टर्म प्रेशर है तो इस पूरे टर्म का डायमेंशन प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अगर ये टर्म वॉल्यूम है तो इसको भी वॉल्यूम होना पड़ेगा, तो इस पूरे का डायमेंशन वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। इस लॉजिक से सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब भैया रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, जैसे कि साइन थीटा है, देखो साइन थीटा है, साइन थीटा में थीटा क्या होता है? आर्क, आर्क अपॉन रेडियस। दोनों क्या हैं? लेंथ है। दोनों लेंथ है तो थीटा क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। थीटा क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। थीटा अपने आप में डायमेंशन लेस हो जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, स्टिल लेंथ अपॉन लेंथ। स्टिल क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। तो जहां भी साइन थीटा आ जाए डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। जहां भी साइन थीटा आ जाए या थीटा आ जाए, थीटा भी डायमेंशन लेस है, साइन थीटा, ये थीटा भी डायमेंशन लेस है, और ये पूरा भी डायमेंशन लेस है। अब सेम लॉजिक से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉस थीटा, ये थीटा है डायमेंशन लेस, और ये पूरा भी डायमेंशन लेस। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये रिलेशन लगाओ तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉस थीटा पूरा का पूरा डायमेंशन लेस और थीटा डायमेंशन लेस। टेन थीटा सेम लॉजिक से पूरा का पूरा टेन थीटा देखिए आप, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा, ये थीटा क्या हो जाएगा? आर्क अपॉन रेडियस, डायमेंशन लेस, और हमारा टेन क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेंथ अपॉन लेंथ, स्टिल डायमेंशनलेस। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारा 2 टू द पावर x पर या 2 टू द पावर समथिंग पर। तो ये समथिंग भी कोई वैल्यू होगी कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। और इस पूरे की वैल्यू भी क्या आएगी, कांस्टेंट, तो डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, सिमिलरली e⁻x, अब x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है ये भी कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगी, डायमेंशन लेस। और ये पूरा भी क्या आ जाएगा, डायमेंशन लेस। सेम लॉग के साथ होगा, लॉग के साथ होगा, पूरा भी डायमेंशन लेस और ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस। बहुत बढ़िया, सेम लॉजिक से इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे तो मुझे आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे देना चाहिए, लेकिन मैं कराए दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर पाए। अल्फा बराबर f/v² साइन बीटा टी। Find the dimensions of alpha and beta. Find the dimensions of alpha and beta. Find the dimensions of alpha and beta. देखो भैया, लॉजिक से बीटा टी साइन के अंदर है, बीटा टी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, और डायमेंशन लेस को बोलते हैं 1। तो बीटा टी बराबर 1, m0 l0 t0, डायमेंशन लेस को तो यही बोलते हैं। तो बीटा टी बराबर 1, बीटा बराबर 1/t, बीटा बराबर t इनवर्स c⁻⁻1। अब ये पूरा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, क्योंकि साइन की पावर तो डायमेंशन लेस होती है। तो अब बचा क्या, अब बचा इतना, तो अल्फा बराबर f/v²। और फोर्स की डायमेंशन आपको पता है, फोर्स की डायमेंशन आपको पता है mlt-2, और वेलोसिटी की पता है lt-1 का स्क्वायर। तो यहां से मिल जाएगा अल्फा बराबर mlt-2 l² t-2। ठीक है, तो यहां से मिलेगा ml⁻⁻1 और t⁻0। और आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है, तो अल्फा की डायमेंशन ये हो गई, और अल्फा की डायमेंशन ये हो गई, और बीटा की डायमेंशन ये हो गई। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो लॉजिक क्लियर आपको समझ में आया कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये और प्यारा सवाल है, सेम लॉजिक पर है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। अल्फा बराबर f/v² log e, फंक्शन चेंज कर दिया है बस बच्चे, बहुत आसान सवाल है। अब देखो, ये पूरा यहां से यहां तक डायमेंशन लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। और ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा क्योंकि लॉग के अंदर है, अभी समझाया आपको, अभी समझाया। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये वाला टेबल देखिए, अभी समझाया आपको। ये देखिए, ये देखिए कि लॉग के अंदर वाला डायमेंशन लेस और ये पूरा फंक्शन डायमेंशन लेस, एक्सपोनेंशियल के अंदर वाला डायमेंशन लेस और पूरा फंक्शन डायमेंशन लेस, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर वाला डायमेंशन लेस, पूरा फंक्शन डायमेंशन लेस। ठीक है, अच्छा, अब ये डायमेंशन लेस बन गया, ये, हाँ ये है डायमेंशन लेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो 2πβ/v² बराबर 1, डायमेंशन लेस है, तो m0 l0 t0, m0 l0 t0, दैट इज 2πβ/v² बराबर 1। तो यहां से मिलेगा β/lt-1 का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी है, बराबर 1। तो बीटा बराबर l² t-2,
ठीक है, बीटा का तो ये मिल गया हमको। अब सिंस ये पूरा यहां से यहां तक डायमेंशनलेस हो जाएगा, तो अल्फा बराबर एफ वी स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, और बीटा की डायमेंशन आपको ये मिल गई। तो अल्फा बराबर एफ वी स्क्वायर बाई बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। अब यहां से आप अल्फा बराबर फोर्स की डायमेंशन हो जाएंगी एम एल टी -2, और यहां से मिलेगा एल टी -1 का स्क्वायर एल टू द पावर 4 टी टू द पावर -4। तो यहां से मिलेगा एम एल टी टू द पावर -2 इंटू एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 एल टू द पावर 4 टी टू द पावर -4। तो यहां से मिलेगा आपको एम एल टू द पावर 3 टी टू द पावर -4 एल टू द पावर 4 टी टू द पावर -4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा एम एल टू द पावर -1। ठीक है, ये मिल गई आपको अल्फा की वैल्यू, अल्फा की डायमेंशन। ये मिल गई आपको बीटा की डायमेंशन। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। अच्छा, अब बच्चे ये जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12 और आपका एग्जाम्पल 13 और एग्जाम्पल 14, ये आपके होमवर्क हैं। ये आपको एक बार खुद से अटेम्प्ट करने हैं, और संडे को जो प्रैक्टिस सेशन होगा वहां पर ये डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, आप एक बार ये खुद से अटेम्प्ट करें, और संडे को जो प्रैक्टिस सेशन होगा वहां पर ये क्वेश्चन डिस्कस करे जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप इनको खुद से एक बार प्रैक्टिस करें, वरना करा तो मैं भी सकता था। लॉजिक सबके सेम है, लॉजिक सबके ऑलमोस्ट सिमिलर है, आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं कॉन्सेप्ट। दिमाग लगाना है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बार खुद से ट्राई करिएगा, फिर आप इनको एक बार हम डिस्कस करते हैं संडे के प्रैक्टिस सेशन में। टिल देन टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मजे से रहिए।